हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर 3, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल के क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है प्रश्न पहला, अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो अचार को अम्लीयता तथा क्षारीयता से बचाने के लिए तांबे तथा एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि इसके पीएच मान में परिवर्तन हो जाता है। ओके, तो यह पहला आंसर। ओके, तो चलिए इसका और आंसर समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसको हम लोग अपने ओन वर्ड्स में अर्थात अपने शब्दों में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि ओके, तो चलिए इसके दूसरे आंसर के बारे में समझते हैं। ओके, तो अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि अचार में अम्ल होता है एवं तांबे तथा एल्यूमिनियम के बर्तन में क्षार पाया जाता है। यदि अचार को तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तन में रखा जाएगा तो वह एक दूसरे के साथ क्रिया करके उदासीन हो जाएगा, जिसकी वजह से अचार खराब हो जाएगा। अतः इस कारण से अचार को तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता। ओके, तो इस प्रकार से इसका दो आंसर है। ओके, तो आप दोनों में से कोई भी आंसर को लिख सकते हैं। ओके, दोनों सही है। ओके, दूसरा, मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम की कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, इसका कारण समझाइए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, इसका कारण समझाइए। ओके, तो चलिए इसके आंसर को भी समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसका पहला आंसर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, साबुन में वसीय लवण होता है, अर्थात साबुन वसीय लवण होता है जो सब्जियों के रस से क्रिया करके अम्ल क्षार जैसे सूचक का कार्य करता है, जो रंग परिवर्तित कर देता है। ओके, तो यह पहला आंसर हो गया। ओके, चलिए अब इसके दूसरे आंसर के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, इसका कारण यह है क्योंकि जो सब्जी में अम्ल पाया जाता है एवं साबुन में क्या पाया जाता है, क्षार पाया जाता है, जो एक दूसरे के साथ क्रिया करता है, जिसकी वजह से वह उदासीन हो जाता है। इस वजह से जो कपड़े का जो रंग है वह बदल जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस दोनों क्वेश्चन का आंसर समझा होगा। ओके, तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो सब्जी में अम्ल पाया जाता है एवं जो क्या होता है, जो साबुन में क्षार पाया जाता है, यदि हम लोग जो कपड़े की जो दाग है उस पर क्या लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तो वह एक दूसरे के साथ क्रिया करके उदासीन हो जाता है, जिसकी वजह से कपड़े का रंग परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आएगा। ओके, तो पहले एवं दो क्वेश्चन में क्या पहला एवं दूसरा क्वेश्चन में क्या है, मैंने दो आंसर बताया। ओके, तो दोनों आंसर राइट है। ओके, तो इसमें भी मैंने इसका दो आंसर बताया, इसमें भी इसका दो आंसर बताया। ओके, तो दोनों में से आप लोग किसी को भी लिख सकते, दोनों सही है। ओके, तीसरा, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकता है। ओके, तो सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह गंधीय सूचक या ग्रहण सूचक का उपयोग कर अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकता है, जैसे कि वैनिला हो गया एवं लौंग का तेल इत्यादि का उपयोग करके वह क्या है, अम्ल एवं क्षार का पहचान कर सकता है। ओके, चूंकि वैनिला एवं जो लौंग का तेल वह किसके अंतर्गत आता है, वह गंधीय सूचक या ग्रहण सूचक के अंतर्गत आता है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग आंसर लिख सकते हैं, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह गंधीय सूचक या ग्रहण सूचक का उपयोग करके अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। तो बिना देर के चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। तो हमारा आज का टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग क्या जानेंगे। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण क्या होते हैं। ओके, तो बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमने अलग अलग सूचकों के साथ अम्ल एवं क्षारकों के गुणों को समझा। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने इंडिकेटर्स तथा सूचकों के बारे में जाना था कि किस प्रकार से हम लोग सूचक का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक को पहचान सकते हैं। आइए अब हम इनके कुछ अन्य रासायनिक गुणधर्मों को समझें। ओके, तो चलिए अब हम लोग अम्ल एवं क्षारक के कुछ रासायनिक गुणधर्मों का समझें। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है? तो सबसे पहला कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। हम जानते हैं कि सामान्यतः धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करते हैं। ओके, तो जो सामान्यतः धातु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या क्या निर्माण करता है? तो सामान्यतः वह लवण बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करता है। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो अभिक्रिया उसको व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाते हैं, साथ ही हाइड्रोजन गैस को विस्थापन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जिंक धातु से अभिक्रिया द्वारा जिंक क्लोराइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस विस्थापित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल प्रदर्शित है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है क्या है, वह धातु अथवा जिंक धातु के साथ क्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड लवण का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। तो चलिए इस समीकरण को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक के 2 मॉलिक्यूल्स है 2HCl। ओके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये जिंक क्या है, जो है धातु है वो दोनों आपस में बिक्रिया करके क्या बनाता है, तो जिंक क्लोराइड लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जैसे कि AQ प्रदर्शित है, यहाँ पर H प्रदर्शित है। ओके, तो ये किसको प्रदर्शित करता है, तो इसमें याद रखिएगा कि जो AQ का तात्पर्य होता है एक्वस, एक्वस अर्थात जलीय विलयन। ओके, तो चलिए इसको समझ। AQ से तात्पर्य क्या होता है, एक्वस। ओके, तो एक्वस इसका जो मीनिंग होता है अर्थात EQUEOUS, इसका तात्पर्य क्या होता है, जलीय विलयन। ओके, तो AQUEOUS दैट्स मीन अर्थात इसका मतलब क्या होता है, एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय विलयन। ओके, यहाँ पर एस क्या किसको प्रदर्शित करता है, एस क्या है, सॉलिड को प्रदर्शित करता है, SOLID सॉलिड, सॉलिड से तात्पर्य क्या होता है, ठोस। अर्थात हम लोग जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं, और जिंक का क्या लेते हैं, सॉलिड अर्थात जिंक का टुकड़े लेते हैं, तो आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड अर्थात AQ अर्थात जिंक क्लोराइड का क्या बनाता है, जलीय विलयन बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि कहीं जगह पर क्या लिखा रहता है, यहाँ पर एल लिखा रहता है। एल किसको प्रदर्शित करता है, एल अर्थात वह लिक्विड को प्रदर्शित करता है, LIQUID। लिक्विड अर्थात क्या है, इसके तरल पदार्थ को अर्थात द्रव को प्रदर्शित करता है। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को इस समीकरण समझ आ होगा। कुछ ऐसी धातु के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के समीकरण लिखे जिनका अध्ययन आपने पहले किया। ओके, तो आई होप आप लोगों ने कक्षा 9वीं में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जो अम्ल है वह क्षारक धातु के अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कुछ ऐसी धातु के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के समीकरण लिखे जिनका अध्ययन आपने पहले किया। ओके, तो धातु की क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हमको एक समीकरण लिखना है। तो चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। ओके, यहाँ पर लेते हैं ACl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा कि धातु के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराना है। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए। ओके, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर दूसरा एलिमेंट्स लेते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं मैग्नीशियम। ओके, तो आई होप आप लोगों ने मैग्नीशियम का नाम तो सुना ही होगा। ओके, तो मैग्नीशियम। ओके, तो चलिए मैग्नीशियम के साथ क्रिया कर रहे थे। तो मैग्नीशियम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो MgCl2 का निर्माण करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड अर्थात लवण का निर्माण करता है एवं हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, विस्थापित करता है। ओके, तो क्या करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड लवण का निर्माण करता है एवं हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। ओके, अब चलिए इस समीकरण को संतुलित करते हैं। ओके, चूंकि यहाँ पर जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल 2 है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी 2 है, तो यहाँ पर हम लेते हैं 2H अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 2 मॉलिक्यूल। ओके, तो 2HCl प्लस Mg, ये क्या होगा, MgCl2 प्लस H2। ओके, आइए क्षार की धातु से अभिक्रिया को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। ओके, तो अब चलिए समझते हैं कि जो क्षार है धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है। ओके, तो चलिए इसको क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप 3। ओके,
एक परख नली में दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र 2 में देख सकते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, एक परख नली लेते हैं जिसमें हम लोग क्या है, दानेदार जिंक के टुकड़े लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, परख नली में 2 ml तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालें। चित्र 2, जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र 2 में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या डालते हैं हम लोग, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन कर क्या लेते हैं, 2 ml लेते हैं, 2 ml तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेते हैं। ओके, इस परख नली, चूंकि तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वह क्षार होता है। ओके, दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है। ओके, अब दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर क्या क्या दिखाई देता है, चूंकि जो दानेदार जिंक है वह तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, जिसकी वजह से क्या करता है, वह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो निकलने वाली गैस वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ओके, निकलने वाली गैस का परीक्षण आप कैसे करेंगे। ओके, तो निकलने वाली गैस का परीक्षण हम कैसे करेंगे कि जो निकलने वाला गैस है वो कौन सा है। तो निकलने वाली गैस का परीक्षण हम लोग क्या है, माचिस की तीली से करेंगे। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो जलती हुई माचिस की तीली को, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो जलती हुई माचिस की तीली को क्या हम लोग इस परख नली के ऊपर रखते हैं, तो जो हाइड्रोजन गैस के संपर्क में आता है, जो माचिस की तीली है वह पॉप साउंड के साथ जलने लगता है, जिससे हमको स्पष्ट होता है कि जो बनने वाली जो गैस है वह हाइड्रोजन गैस है। क्यों, क्योंकि जो आग है वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में क्या पॉप साउंड के साथ जलता है। इस वजह से हमको क्या पता चलता है कि जो बनने वाली जो गैस है वह हाइड्रोजन गैस था। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग निकलने वाली गैस का परीक्षण जलती हुई माचिस की तीली को लेकर करेंगे। इस अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इस अभिक्रिया को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। ओके, इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम जिंक एंड साल्ट अर्थात लवण का निर्माण होता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है अर्थात विस्थापित होता है। ओके, तो चलिए इस समीकरण को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो यहाँ पर भी EQ प्रदर्शित है। EQ से तात्पर्य क्या होता है, एक्वस अर्थात इसका जलीय विलयन लेते हैं किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एवं जिंक एस अर्थात इसको सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, अर्थात जिंक के टुकड़े अर्थात ये क्या होता है, ठोस फॉर्म में होता है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, दोनों को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2। ओके, तो बचा क्या, हाइड्रोजन। ओके, तो इस प्रकार से H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस समीकरण समझ आया होगा। ओके, तो इसके मॉलिक्यूल्स में आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर 2NaOH है। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु भी 2 है, साथ ही हाइड्रोजन भी 2 है। यहाँ पर जिंक क्या है, केवल एक ही है, अर्थात इस प्रकार से यहाँ पर जिंक में केवल एक ही मॉलिक्यूल्स है। चूंकि सोडियम में क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स, इस वजह से यहाँ पर 2 प्रदर्शित है, ऑक्सीजन में भी 2 प्रदर्शित है, और बचे क्या, हाइड्रोजन में भी 2 मॉलिक्यूल है, इस वजह से यहाँ पर H2 लिखा गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को समीकरण समझ आया होगा। ओके, चलिए चित्र को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र 2 में प्रदर्शित है दानेदार जिंक की तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया तथा हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यह क्वथन नली है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेता है, जो क्वथन नली है, यहाँ फोल्डर है, यहाँ पर सबसे पहले हम दानेदार जिंक लेते हैं, उसके पश्चात तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन और दानेदार जिंक आपस में अभिक्रिया करता है, जिसकी वजह से क्या सोडियम जिंकेट लवण का निर्माण करता है, वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और यहाँ पर जो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो निकलने वाले जो हाइड्रोजन गैस उसका परीक्षण किसके द्वारा करते हैं, तो जलती हुई माचिस के तीलों को यहाँ पर रखते हैं, तो जो माचिस की तीली है वो क्या है, पॉप साउंड के द्वारा जलता है, जिससे हमको स्पष्ट होता है कि जो बनने वाली गैस अर्थात जो निकलने वाली गैस वो कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होता है वह आग के संपर्क में आते हैं क्या, पॉप साउंड के द्वारा जलता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। कुछ धातुएं क्षारों के साथ भी क्रिया कर लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ओके, तो कुछ धातु भी क्या है, क्षार के साथ क्रिया करता है एवं लवण बनाती है, साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है, जो कि क्या है, धातु अर्थात जिंक के साथ क्रिया करता है एवं क्या है, सोडियम जिंकेट अर्थात लवण का निर्माण करता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। ओके, तो हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे कि जो अम्ल है वह धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन के साथ
ओके, तो हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे कि जो अम्ल है वह धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या क्या निर्माण करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।